गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैंने आपसे कहा था कि ट्रांसफर प्राइसिंग के क्वेश्चंस में आपको करवाऊंगा। जो क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम्स में आए हुए हैं पिछले 10 to 15 अटेम्प्ट्स में, वो तो मैंने अपनी जो वीडियो क्लासेज हैं जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं उसमें ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। अब मैं डिफरेंट सोर्सेज से क्वेश्चंस करवा रहा हूं। जो और कोर्सेज भी होते हैं उनके क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं, डिफरेंट बुक के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। तो मेरे पास बहुत सारे ईमेल्स आए कि सर जो हमारा स्टडी मटेरियल है आईसीएएमआई, उसके में भी कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको करने में डिफिकल्टी हो रही है, उनको आप डिस्कस कर लीजिए। तो यही काम भी मैं करूंगा। इंटरनेशनल टैक्सेशन का जो ट्रांसफर प्राइसिंग टॉपिक है, उसमें जो 5 मेथड दे रखे हैं, कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड, रीसेल प्राइस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड और एनी अदर मेथड, इन सब पे बेस अगर कोई क्वेश्चन आपके स्टडी मैट में दे रखी है तो मैं कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चंस में आपके साथ डिस्कस करूं। तो आज जो पहला क्वेश्चन है कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड, उस पर भी जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करूंगा। देखो ये आपका स्टडी मटेरियल है, इसको मैंने ओपन किया हुआ है और मैं पहला क्वेश्चन मुझे पता है कि 380 मुझे सेलेक्ट करना है, यहां से 380। आपके स्टडी मटेरियल का पेज नंबर हो जाएगा वो 362। 362 आपके स्टडी मैट का पेज नंबर है। इस पे ये क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल है। किस पे बेस्ड है? कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड पे ये बेस्ड है। इस क्वेश्चन को बच्चों ने कई कहा कि सर इसको डिस्कस कर लीजिए क्योंकि इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे समझाया नहीं गया है। तो AE1 का मतलब हो गया एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज 1। ये कंपनी का नाम हो गया AE1 लिमिटेड, इज एन इंडियन कंपनी। ये हमारी असेसी दे रखी है, हमें इसकी एएलपी निकालनी है और ये डिसाइड करना है कि अगर एएलपी निकल के आती है तो इंडिया वाली इनकम को कितने से इंक्रीज किया जाएगा। द शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ AE1 लिमिटेड इज एज फॉलोज। इसके अंदर जो शेयर होल्डर्स हैं, एक तो AE2 लिमिटेड है, ये भी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज है, ये भी फॉरेन कंपनी है, इसकी 30% होल्डिंग है। एक AE3 है, इंडियन कंपनी, ये भी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज, इसकी शेयर होल्डिंग 30 है। 26% और मोर से ज्यादा शेयर होल्डिंग होती है तो सेक्शन 92 के अकॉर्डिंग बन जाती हैं एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज। इसलिए AE2 भी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज है, AE3 भी है, क्योंकि 26% और मोर से ज्यादा अगर होल्डिंग है तो ये दोनों AE2 AE3 आर द एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज ऑफ AE1। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो इंडियन कंपनीज हैं, 10% उनकी शेयरिंग दे रखी है। और पब्लिक 30%। पब्लिक का मतलब ये है पब्लिक भी एसोसिएटेड हो गई। पब्लिक में तो बहुत सारे लोग होंगे और थोड़े थोड़े शेयर सबके पास होंगे, 30% शेयर्स पब्लिक के पास है। तो AE2 और AE3 बोथ आर द एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज ऑफ AE1। लेकिन 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 जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगा वो केवल AE2 के साथ माना जाएगा। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का जो सेक्शन है 92B, उसके हिसाब से दो एसोसिएटेड एंटरप्राइज के बीच में ट्रांजैक्शन होना चाहिए, वो दोनों या उनमें से एक का नॉन रेसिडेंट होना जरूरी है। मैं ये कह रहा हूं कि AE1 और AE2 भी एसोसिएटेड है, AE1 और AE3 भी एसोसिएटेड है, लेकिन AE1 का AE2 के संग जो ट्रांजैक्शन होगा वो तो हम बोलेंगे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, लेकिन AE1 का AE3 के संग जो ट्रांजैक्शन होगा उसको आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं बोल सकते हो। सर क्यों? एसोसिएटेड है। एसोसिएटेड के बीच में ट्रांजैक्शन हो लेकिन दोनों या उसमें से एक का नॉन रेसिडेंट होना जरूरी है, तभी हम बोलेंगे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। क्योंकि AE3 इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी रेसिडेंट होती है, तो दोनों रेसिडेंट हो जाएंगे, इसलिए इनके बीच का ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। और ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस, एएलपी निकालने के प्रोविजंस तभी अप्लाई होते हैं जब आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन डिजाइन किया है। इसलिए हमें जो ट्रांजैक्शंस पर निगाह रखनी है वो AE1 का ट्रांजैक्शन AE2 के साथ हमें देखना है, इसको बोलेंगे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। क्यों? क्योंकि एसोसिएटेड भी हैं और फॉरेन कंपनी है AE2, इसका मतलब नॉन रेसिडेंट है, इसलिए इनके बीच का ट्रांजैक्शन बन जाएगा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 92B। इतनी बात हमें पता चल गई। अब AE1 जो है वो मैन्युफैक्चर करती है कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी जो होती है उसको बनाती है, कॉम्पैक्ट डिस्क राइटर, सीडी राइटर्स को बनाती है, जो जिससे राइट करते थे पुराने ज़माने में। जो अब तो पेन ड्राइव वगैरह मेमोरी कार्ड का ज़माना आ गया है, लेकिन जब आपने CPU देखेंगे उनके अंदर एक CD राइटर होता था और CD रीडर भी होता था, तो वो राइटर्स को मैन्युफैक्चर करती है।
और इसके कस्टमर्स के अंदर AE2 भी है, M भी है। इंक्लूड्स AE2, जो AE2 है वो भी इसका कस्टमर है, और एक M लिमिटेड, कोई और होगी M लिमिटेड, वो इसके कस्टमर्स हैं। ये बता दिया गया बहुत सारे कस्टमर्स में ये कस्टमर्स हैं। AE1 लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर हैज सप्लाइड 10,000 नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट टू AE2, 10,000, 10,000 और किस रेट से सप्लाई किया? 2,000 पर यूनिट के रेट से सप्लाई किया पूरे साल के अंदर। ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है, पूरे साल में 10,000 यूनिट्स दी AE2 के लिए। हम AE2 वाले पे निगाह रखनी है क्योंकि वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, और किस रेट से? एट द रेट ऑफ 2,000 पर यूनिट। एंड 20 नंबर्स ऑफ द सेम प्रोडक्ट टू AE3 को दिया गया था। ये तो AE2 को दिया गया था, AE3 को भी दिया गया है। एंड 200 नंबर्स, यहां पे 200 दिए गए, ऑफ द सेम प्रोडक्ट टू AE3 लिमिटेड एट द प्राइस 2750, यहां प्राइस रखा गया 2750। फिर लिखा हुआ है AE1 हैज सोल्ड 100 यूनिट्स ऑफ द सेम प्रोडक्ट टू M लिमिटेड, M लिमिटेड को भी सेल की गई हैं। कितनी सेल की गई हैं? 100 यूनिट्स। और किस रेट से सेल की गई हैं? 3,000 पर यूनिट्स की रेट से सेल की गई हैं। अब AE1 ने 3 ट्रांजैक्शन करे, एक तो किया AE2 के संग, एक किया AE3 के वन, और एक किया M लिमिटेड के साथ। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? हां। अब जो यहां पे टेबल दे रखी है, एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन विद कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन, जो AE2 का ट्रांजैक्शन है इंटरनेशनल, इसको M लिमिटेड से कंपैरिजन किया है। बच्चे मुझसे ये पूछ रहे हैं ईमेल करके, सर AE3 के संग कंपैरिजन क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि वो उसका भी तो इंटरनेशनल नहीं है। AE3 के संग इंटरनेशनल नहीं है लेकिन कंट्रोल्ड तो है, क्योंकि वो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस हैं। हम ALP के प्रोविजंस, ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस लगाएंगे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पे, लेकिन ALP निकालने के लिए जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ऐसा ट्रांजैक्शन लेते हैं जो कि कंपेरेबल तो हो। कंपेरेबल का मतलब हो गया सेम चीज बेची गई हो, सिमिलर यूनिट्स, और कंट्रोल नहीं होना चाहिए, अनकंट्रोल्ड होना चाहिए, इस पे आपका जोर नहीं चल रहा हो। जो AE3 के संग ट्रांजैक्शन है वो इंटरनेशनल नहीं है, लेकिन क्योंकि एसोसिएटेड है तो वो कंट्रोल तो माना जा सकता है। इसलिए AE2 के संग जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसको जो हम कंपैरिजन करेंगे तो AE3 वाले के संग नहीं करेंगे, M लिमिटेड वाले के संग करेंगे। इसलिए यहां पे दे रखा है M लिमिटेड के संग कंपैरिजन। और क्या क्या कंपैरिजन है? जो AE2 को प्राइस दिया गया है वो FOB था, फ्री ऑन बोर्ड, लेकिन जो प्राइस M लिमिटेड को दिया गया था वो CIF था। कॉस्ट के अंदर इंश्योरेंस भी इंक्लूड था, फ्रेट भी इंक्लूड था, और फ्रेट और इंश्योरेंस का प्राइस दे रखा है 550। डेफिनेटली ये पर यूनिट ही होगा। इसके बाद क्वांटिटी डिस्काउंट, यस नो। जो AE2 था उसको क्वांटिटी डिस्काउंट दिया गया है, M लिमिटेड को नहीं दिया गया है। AE2 को क्यों दिया गया है? क्योंकि 10,000 यूनिट खरीदी, 10,000, और M ने केवल 100 खरीदी है, इसलिए उसको क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं दिया गया। क्वांटिटी डिस्काउंट कितना था? 1 CD ऑफ ₹10 ईच फॉर एवरी CD राइटर प्लस 20 रुपीज पर CD राइटर। 10 रुपए की CD दी गई थी, साथ में 20 रुपए CD राइटर के ऊपर कम कर दिए गए थे। जो क्वांटिटी डिस्काउंट था उसमें क्या दिया गया कि अगर आप हमसे होलसेल में लेते हो तो एक तो हम CD देंगे जो कि 10 रुपए की होगी, प्लस हाथ में हम 20 रुपए का डिस्काउंट देंगे, 20 रुपीज पर CD राइटर हम आपको दे। तो एक तो गिफ्ट हो गया, इसके अंदर गिफ्ट प्लस क्वांटिटी डिस्काउंट लिखना चाहिए था। गिफ्ट क्या था? हम एक CD देंगे, और फिर साथ में क्या था? 20 रुपए का डिस्काउंट देंगे अगर होलसेल में आप हमें ऑर्डर देते हो, बल्क ऑर्डर देते हो, इसको क्वांटिटी डिस्काउंट भी कहा जाता है। क्रेडिट, AE2 ने कहा कि हम 1 महीने के बाद पेमेंट करेंगे आफ्टर 1 मंथ, लेकिन M ने कहा हम हैंड टू हैंड पेमेंट करेंगे, कैश एंड कैरी छोटा सा पेमेंट हम हैंड टू हैंड कर देते हैं। जो 1 मंथ लेट पेमेंट करते हैं उनसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, और कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कितनी है? 1.2% पर मंथ दे रखी है, 1.25% पर मंथ। मतलब 1 महीने का आप क्रेडिट लोगे तो आपको इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे 1.25 पर मंथ। एक दोनों के बीच में डिफरेंस था वारंटी का। AE2 को वारंटी नहीं दी गई थी, लेकिन M लिमिटेड ने कहा हमें वारंटी चाहिए, 6 मंथ्स वारंटी, और वारंटी की कॉस्ट कितनी दे रखी है? 250 पर यूनिट। अब मैंने एक तरीके से पूरा क्वेश्चन आपको करवा दिया। ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत कर चुके हो मेरे साथ भी, या जहां भी आपने क्लासेस ली हैं, यू हैव डन ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड। बस यहां पे ये बात मैं दोबारा बता दूं
कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन AE1 का AE2 के साथ माना जाएगा, क्योंकि दोनों एसोसिएटेड भी हैं, उसमें से एक नॉन रेसिडेंट भी है। AE1 का AE3 के संग नहीं माना जाएगा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, लेकिन कंपैरिजन भी नहीं करेंगे। कंपैरिजन क्यों नहीं करेंगे? कंपैरिजन करने के लिए अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन चाहिए होता है। हम ये मानेंगे AE3 क्योंकि एसोसिएटेड है इसलिए वो कंट्रोल हो सकता है। M लिमिटेड तो बिल्कुल स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर के संग जो ट्रांजैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं अनकंट्रोल्ड, इसलिए हमने M लिमिटेड वाले ट्रांजैक्शन का कंपैरिजन किया। इसको आप खुद कर सकते हो अब, लेकिन चलो मैं यहीं पे हल्का सा आपको हिंट दे देता हूं। एम लिमिटेड के प्राइस से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को करना। एम लिमिटेड का जो प्राइस है वो कितना दे रखा है? 3000। यहां से शुरू करेंगे। मुझे बस डिस्कस करना था ये क्वेश्चन, मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूं। सॉल्यूशन तो नीचे भी दे रखा है, आप खुद भी कर सकते हो। अब हम एम को किसके बराबर लेके आएंगे? AE2 के बराबर लेके आएंगे। अगर एम लिमिटेड ये कहती है कि हमें CIF नहीं चाहिए, हमें भी FOB चाहिए, तो किसके बराबर आ जाता? AE2 के बराबर आ जाता। अब कस्टमर अगर FOB मानता है तो प्राइस को आप ज्यादा करोगे या कम करोगे? सर कम करेंगे। हमारा इंश्योरेंस का खर्चा बच रहा है, हमारा फ्रेट का खर्चा बच रहा है, हम कम करेंगे, तो यहां माइनस कर दिया जाएगा 550 पर यूनिट के रेट से। क्वांटिटी डिस्काउंट यह कहता कि हमें भी क्वांटिटी डिस्काउंट चाहिए, हम भी बल्क में ऑर्डर करने के लिए तैयार है। जब बल्क में ऑर्डर करोगे तो प्राइस कम करोगे, प्राइस ज्यादा करोगे, आप प्राइस डेफिनेटली कम करोगे। तो कितना कम कर दोगे? 10 + 20, 30 रुपए से प्राइस आपका ये कम हो जाएगा। 10 रुपए की आपने CD दी तो एक तरीके का ये भी गिफ्ट हो गया, उसको गिफ्ट दिया गया तो आपने प्राइस एक तरीके से कम कर दिया उसके लिए, और साथ में 20 रुपए का डिस्काउंट आपने और दिया, तो 30 रुपए का उसको बेनिफिट आपने और दे दिया। इसके बाद अगर ये कहता कि हमें भी क्रेडिट चाहिए 1 मंथ का, तो आप प्राइस इंक्रीज करोगे या डिक्रीज? तक प्लस किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट का अमाउंट हम चार्ज करेंगे, तो जो भी 3000 रुपए है उसका 1.25% आप ऐड कर देना। 1.25% ऑफ 3000 एनुअल में मत करना। क्यों? क्योंकि एक महीने के क्रेडिट का जो कॉस्ट है 1.25 है, और एक महीने का ये अज्यूम करेगा क्योंकि हमें AE2 के बराबर लेके आना है। इसके बाद अगर एम लिमिटेड ये कहता है कि हमें भी वारंटी नहीं चाहिए, नो वारंटी। अगर कस्टमर आपसे वारंटी नहीं मांगेगा तो आप प्राइस कम करोगे, ज्यादा करोगे? सर डेफिनेटली प्राइस हम कम करेंगे। क्या हमें वारंटी नहीं देनी है, हमारी लायबिलिटी आगे खत्म हो रही है, हमारा खर्चा नहीं होगा आगे, तो 250 ये माइनस कर दोगे। और ये 3 आइटम्स माइनस करने के बाद और एक आइटम प्लस करने के बाद जो निकल के आएगा उसको क्या देंगे? आर्म्स लेंथ प्राइस। फिर उसको कंपैरिजन करेंगे 2000 से। आपने AE2 से चार्ज किया 2000, अगर ALP 2000 रुपीज से ज्यादा निकल के आती है तो आपने क्यों कम चार्ज किया? आप इंडिया वाली इनकम को कम कर रहे थे, इसका मतलब ALP ज्यादा चार्ज करना चाहिए था, आपने कम चार्ज किया। जो भी डिफरेंस होगा पर यूनिट का वो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से, 10,000 से, उससे इनकम को इंक्रीज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस ALP 2000 रुपए से कम निकल के आती है तो जो प्राइस आपको चार्ज करना चाहिए था उससे ज्यादा चार्ज किया है। वेरी गुड, आपने ऑलरेडी इंडिया वाली इनकम को इंक्रीज किया हुआ है, आपकी इनकम में किसी भी तरीके का कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा। तो सर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें? जैसे मैंने बताया वैसे, और यहां पे उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, देखो डी से लेके ई तक। डी में उन्होंने बताया है क्रेडिट द प्राइस चार्ज टू एम लिमिटेड विल हैव टू बी इंक्रीज बाय द वैल्यू ऑफ क्रेडिट, जो मैंने आपको प्लस करवाया था। ई में इन्होंने माइनस वाले आइटम्स बताए हैं। 550 रिप्रेजेंटिंग द फ्रेट एंड इंश्योरेंस, दिस इज फॉर द रीजन दैट इफ रिड्यूस, इससे रिड्यूस हो जाएगा। 250 जो आपका है कॉस्ट ऑफ वारंटी जो मैंने माइनस किया था, देखो वो भी आपका माइनस कर दिया जाएगा। 10 रुपीज जो CD की कॉस्ट है इससे भी माइनस कर देंगे। गिफ्ट दिया एक तरीके से आपने प्राइस कम कर दिया। 20 रुपीज आपने दिया क्वांटिटी डिस्काउंट, इससे भी माइनस कर दिया जाएगा। तो ये 3 आइटम्स माइनस हो जाएंगे 550 इंश्योरेंस और फ्रेट के रेस्पेक्ट में। 30 रुपीज के अंदर 10 रुपए का गिफ्ट है, 20 रुपए का बल्क डिस्काउंट है, और 250 वारंटी का माइनस कर देंगे। क्रेडिट 250 वो ऐड कर देंगे 30,000 रुपए का 1.25%। अगर हम ये 4 एडजस्टमेंट कर देंगे तो जो एम का ट्रांजैक्शन होगा वो उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पे आ जाएगा जो ट्रांजैक्शन AE2 के साथ था। फिर हम निकाल लेंगे जो ALP हमारी निकल के आएगी, और ALP निकाल के हम डिसाइड कर लेंगे। अगर इंडिया वाली इनकम को डिक्रीज किया गया होगा तो हम डिफरेंस से इंक्रीज कर देंगे, और अगर ऑलरेडी इंडिया वाली इनकम ज्यादा थी तो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा। लेकिन एक बात और, 3% का वेरिएशन चेक करना पड़ता है, वो वेरिएशन आप चेक करोगे। ये आखिरी बात।
जो आपको रूल्स दिए गए थे उसके अंदर बताया गया था कि अगर जो ALP निकाली जाती है उसके अर्थमेटिकल मीन लिया जाता है, यहां पे तो एक ही ALP निकाली गई, जो 3% का वेरिएशन चेक किया जाता है, वो आपने अच्छे तरीके से किया होगा। यहां पे ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपके संग डिस्कस कर लिया। कोई भी और भी डाउट आपको है तो आप मुझे मेल कीजिए imsb003@gmail.com। थैंक यू वेरी मच।